हेलो गाइस, वेलकम टू केडीटी बायोलॉजी। माय सेल्फ विकास कुमार। आज हम लोग प्लांट किंगडम स्टार्ट करने जा रहे हैं और प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। प्लांट्स के बारे में समझेंगे, फिर प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे। आइए, यहाँ पे प्लांट किंगडम लिखा हुआ है और इस प्लांट किंगडम का सबसे पहले हम लोग स्टडी प्लान तैयार करते हैं कि आखिर इस प्लांट किंगडम में हमें क्या क्या पढ़ना है, समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन समझेंगे कि इंट्रोडक्शन अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट बात, प्लांट्स के क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। प्लांट की जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे, वो कौन कौन सा सिस्टम जिसको आप आज तक कंसिडर करते हुए आ रहे हैं। मेन क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसका नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर, आर.एच. विटेकर। इसमें हम लोग यहाँ पे फाइनली कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ each group of plants, जो भी प्लांट्स क्लासिफाई किए गए या यहाँ से जो भी प्लांट का क्लासिफिकेशन होगा, उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी ग्रुप बनेगा प्लांट्स का, उस हर एक ग्रुप का हम लोग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। और इसमें से कौन कौन होगा, थैलोफाइटा के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। इसके बाद ब्रायोफाइटा के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। टेरिडोफाइटा के बारे में कंप्लीट सीखेंगे। जिम्नोस्पर्म के बारे में कंप्लीट सीखेंगे। एंजियो के बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक, प्लांट साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हम लोग प्लांट के लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सबसे लास्ट टॉपिक होगा, इसको लास्ट में पढ़ाएंगे। हम लोग सबसे पहले अभी इंट्रोडक्टरी और क्लासिफिकेशन सिस्टम और फिर एक एक ग्रुप के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे बच्चों। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करते हैं, चैप्टर में लिखा हुआ है प्लांट किंगडम। आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने पूरे लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाई करने की कोशिश किया। बहुत सारे साइंटिस्ट का नेम पढ़ा आपने, बहुत सारे साइंटिस्टों के द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन सिस्टम आपने पढ़ा। जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा उसके बिहाफ पे प्लांट को भी क्लासिफाई किया गया होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सर इस दुनिया में इन आवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में प्लांट नाम का भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो प्लांट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जनरल कैरेक्टर, प्लांट्स के जनरल कैरेक्टर के बारे में। जैसे प्लांट्स क्या है, अगर यहाँ पे बात किया जाए प्लांट्स क्या है, तो इट इज मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है। मतलब सेल की संख्या बहुत ज़्यादा है और सेल का टाइप क्या है, यूकैरियोटिक टाइप है। मतलब कि एक डेवलप सेल के बारे में बात करें तो प्लांट बॉडी में जो सेल होगा वो यूकैरियोटिक होगा और उस यूकैरियोटिक सेल का नंबर उस प्लांट बॉडी में बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए ये मल्टी सेलुलर होगा। और मल्टी सेलुलर के बाद अगर हम लोग प्लांट बॉडी, जितने भी प्लांट बॉडी आपको दिख रहा है, ये प्लांट बॉडी जो है, ये प्लांट बॉडी अगर देखा जाए तो प्लांट बॉडी थैलस भी हो सकते हैं या इरेक्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बात, सर बॉडी के पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है,
मतलब बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो सकती है। तो बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर भी हो सकती है और टिश्यू लेवल भी हो सकती है, ऑर्गन लेवल भी हो सकती है। सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन। जैसे आप अलगी पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर कंडीशन मिलेगा, ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे आपको क्या मिलेगा, ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर कंडीशन मिलेगा। वही टिश्यू में जाएंगे तो आपको टेरिडोफाइट्स मिलना शुरू हो जाएगा। ऑर्गन में बात करेंगे तो ऑर्गन में कुछ जिम्नोस्पर्म भी आ जाएगा और कुछ एंजियोस्पर्म आ जाएगा। इस तरह के प्लांट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। नेक्स्ट बात हम करेंगे सर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी की बनावट, जो सेल के द्वारा जो बॉडी बना हुआ है वो सेलुलर लेवल मतलब सेल की जो ऑकरेंस है वो किस लेवल की है। तो सेल सेल के रूप में भी दिखेगा, सेल टिश्यू के रूप में भी दिखेगा और सेल ऑर्गन के रूप में भी दिखेगा। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमने बॉडी फॉर्मेट, बॉडी प्लांट बॉडी कैसा होगा ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया कि थैलस भी हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है। और बात करें कि इस इरेक्शन में रूट, शूट और लीफ हो भी सकता है, रूट, शूट और लीफ नहीं भी हो सकता है। मतलब रूट शूट क्या हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और रूट शूट क्या हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। जनरली जब शुरुआत के प्लांट देखेंगे तो उसमें कोई रूट शूट लीफ डेवलप नहीं होता है, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट शुरू होता है। और हम लोग जनरल प्लांट के कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हैं तो कोई भी दुनिया का प्लांट है तो उसका जनरल बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बॉडी का फॉर्मेट समझ गए कि थैलस और इरेक्ट होगा, बॉडी के पास रूट शूट लीफ होगा या नहीं होगा उसकी बात कर लिए। तो हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि सर बॉडी का जो हैबिटेट होगा, बॉडी का जो हैबिटेट होगा वो क्या होगा। बॉडी एक्वेटिक भी हो सकता है, बॉडी टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, मतलब प्लांट वाटर में भी रह सकते हैं और प्लांट जमीन पे भी रह सकते हैं। ये जनरल बात है। नेक्स्ट बात करेंगे कि प्लांट्स जो होते हैं उस प्लांट्स की जो न्यूट्रिशन होती है वो जनरली तो ऑटोट्रॉफिक होती है। कैसी होती है, ऑटोट्रॉफिक। लेकिन कुछ हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। जैसे आप बता सकते हैं पैरासिटिक, कुछ प्लांट कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। कुछ प्लांट सिम्बायोटिक में होते हैं। तो ये पैरासिटिक और सिम्बायोटिक में होने की वजह से इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक। लेकिन मोस्टली प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। भाई मोस्टली प्लांट ऑटोट्रॉफिक होने का मतलब है कि दे शो, ये क्या शो करेंगे, फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब है कि आप प्लांट को फोटोसिंथेसिस के हेल्प से फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक कह सकते हो। क्या कह सकते हो, फोटोसिंथेटिक भी कह सकते हो और क्या कह सकते हो, नॉन फोटोसिंथेटिक कह सकते हो। वही बात हुआ, अगर जो ऑटोट्रॉफिक होगा वो फोटोसिंथेटिक होगा और जो हेटेरोट्रॉफिक होगा वो नॉन फोटोसिंथेटिक होगा। तो प्लांट की हैबिटेट, प्लांट की न्यूट्रिशन। अगर नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि प्लांट की रेस्पिरेशन, सर प्लांट है, लिविंग है तो रेस्पिरेशन भी करेगा। रेस्पिरेशन जनरली क्या करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे ऑक्सीडाइज द फूड। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और प्लांट की रेस्पिरेशन की तमाम प्रक्रिया हम लोग क्लास 11 के प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस जो आप यहाँ पे देखा, ये फोटोसिंथेसिस वाला भी पूरा फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स करके एक चैप्टर है क्लास 11 पे, वहां पे पढ़ेंगे। ये प्लांट्स का बस जनरल कैरेक्टर बता रहे हैं कि प्लांट के अगर कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया जाए तो कैरेक्टर्स की बहुत सारी वेरिएशन है। हैबिटेट में वेरिएशन है, न्यूट्रिशन में वेरिएशन है, रेस्पिरेशन में वेरिएशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वेरिएशन है, बॉडी की फॉर्मेट में वेरिएशन है। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो प्लांट जो है वो लोकोमोशन करता है या नहीं करता है। भाई प्लांट लोकोमोशन नहीं करता है, लेकिन कुछ वैसे प्लांट हैं जो वाटर करंट के हेल्प से वो फ्लोटिंग करते हैं वहीं पे रह के, और जनरली तो वो लोकोमोशन करते ही नहीं है। तो
प्लांट लोकोमोशन नहीं करके प्लांट मूवमेंट करते हैं। इस बात को जरूर समझेंगे कि प्लांट मूवमेंट करते हैं नहीं करते हैं। तो प्लांट मूवमेंट करते हैं कैसे? इन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। इन फॉर्म ऑफ ग्रोथ प्लांट अपनी ग्रोथ करके और ये शो करते हैं कि हम मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन प्लांट अपनी प्लेस चेंज नहीं करते हैं, जिसके कारण हम बोलते हैं प्लांट लोकोमोशन नहीं करते हैं। आगे हम लोग और भी बातें करेंगे, जैसे लोकोमोशन और मूवमेंट के बाद देखा जाए तो प्लांट का रिप्रोडक्शन। सर प्लांट रिप्रोडक्शन के रूप में असेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन करता है और सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन करता है। ये दो मेन रिप्रोडक्शन है। कुछ अलग जगह पे वेजिटेटिव भी लिखा गया है, तो वेजिटेटिव इज द पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं प्लांट। फिर देखिए रिप्रोडक्शन के हिसाब से प्लांट्स के कैरेक्टर में वेरिएशन है कि कुछ प्लांट जो होंगे असेक्सुअल करेंगे और कुछ प्लांट जो होंगे वो सेक्सुअल करेंगे। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइफ साइकिल को। दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइफ साइकिल को। इसलिए सबसे लास्ट टॉपिक देखेंगे यहाँ पे प्लांट लाइफ साइकिल, अल्टरनेशन एंड जनरेशन। तो ये तो हम लोग चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। अभी तो हमारे पास बहुत सारा चीज पढ़ना है इस चैप्टर में। तो इंट्रोडक्शन के रूप में आपने देखा कि प्लांट्स के वेरियस कैरेक्टर्स, बॉडी फॉर्मिंग, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल का टाइप, सेल का नंबर, ठीक है ना। इसके साथ साथ और देख लिया जाए, अगर यहीं पे एक बात और करता हूँ, सेल वाल, प्लांट के पास सेल वाल होता है नहीं होता है? तो प्लांट के पास सेल वाल प्रेजेंट होता है और ये सेल वाल मेड अप ऑफ किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का। लेकिन चेक कीजिएगा एनसीईआरटी क्लास 11 एनसीईआरटी सेल वाला टॉपिक, वहां पे लिखा हुआ है कि अलगी जो होता है, अलगी में नॉन सेलुलोज, मतलब सेलुलोज का नहीं, उसमें सेलुलोज के अलावा, यहाँ पे क्या लिखता है? इन एडिशन टू सेलुलोज, इन एडिशन ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज के अलावा और भी अलगी में होते हैं मटेरियल, जैसे रिएक्टेंट्स, मैनन्स, मिनरल्स। और जनरली बाकी सेल वाल किसके बने होते हैं? सेलुलोज की। सेल वाल जो होते हैं वो प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं और टर्सरी भी होते हैं। फर्स्ट लेवल का, सेकेंड लेवल का और थर्ड लेवल का, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसके अलावा प्लांट्स में हम लोग और भी कुछ कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, जैसे प्लांट सेल को कनेक्ट करने के लिए, कनेक्शन होता है प्लाज्मोडेस्माटा, ये भी एक कनेक्शन है। तो ये टॉपिक जो है वो प्लांट सेल की तरफ मूव कर रहा है। हमें प्लांट सेल की तरफ नहीं जाना है, हमें प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल फीचर की बात करना है, एक जनरल फीचर की बात करना है कि प्लांट्स कैसा होता है। तो यहाँ पे जितना भी लिखा गया है वो एक जनरल फीचर हो गया प्लांट्स के बारे में, शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक पॉइंट्स क्लियर हो गए। अगर एक पॉइंट और बात करते हैं हम लोग, तो प्लांट का इम्पोर्टेंस या प्लांट का यूज। भाई प्लांट के यूज बहुत है। सबसे पहले प्लांट हमें वेजिटेबल देता है, इसके अलावा प्लांट हमें फ्रूट्स देता है, प्लांट्स हमें सीड्स देता है, ऑयल्स देता है, इसके अलावा वुड देता है, नेक्स्ट है फाइबर देता है, फाइबर के साथ साथ लैटेक्स, रबर, गम, ये सब। वो गम नहीं, प्यार धोखा वाला गम नहीं है, यहाँ पे गम का मतलब हो गया जो फेविकॉल बनाते हैं हम लोग, वो है रबर, गम, लैटेक्स। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं प्लांट्स के द्वारा, जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक तरह से प्लांट हमारे लिए यूजफुल कैसे बनता है उसको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि प्लांट हमारे लिए कैसे यूजफुल है या प्लांट का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। क्योंकि बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं और उस प्रोडक्ट के लिए हम प्लांट पे डिपेंड होते हैं। तो यहाँ से प्लांट की जो जनरल फीचर है वो जनरल फीचर खत्म होता है। लेकिन आप जब जनरल फीचर पढ़ते हैं तो जनरल फीचर पढ़ते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? कि भाई आप जितना भी कैरेक्टर पढ़ा रहे हो वो सारे कैरेक्टर में कहीं ना कहीं वेरिएशन है। मतलब कि
कि कभी बड़ी थैलस होगा तो कभी बड़ी इरेक्ट होगा, किसी में रूट शूट लीफ होगा, किसी में रूट शूट लीफ नहीं होगा, कोई फोटोसिंथेटिक होगा, कोई नॉन फोटोसिंथेटिक होगा, कोई एक्वेटिक होगा, तो कोई टेरेस्ट्रियल होगा। तो ये जनरल फीचर पढ़ने का मतलब है कि अब बच्चा के दिमाग में आएगा कि मास्टर गोल गोल घुमा रहा है। भाई गोल गोल घुमाने की बात नहीं है, या बात ये है कि हम जनरल फीचर पढ़ रहे हैं। अब इस जनरल फीचर पढ़ने से जो दिमाग में आया कि मास्टर गोल गोल घुमा रहा है, तो गोल गोल घुमाने से हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर आप इसको डेफिनेटली पढ़ना चाहते हो, एकदम सेपरेटली पढ़ना चाहते हो, तो आप क्या करो, जितने भी वेरिएशन दिख रहे हैं आपको, कैरेक्टर्स में जितने वेरिएशन दिख रहे हैं, इन सभी वेरिएशन के आधार पे आप क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाओ, कुछ खास तरह के बेसिस को सिलेक्ट करो, वैसा बेसिस होना चाहिए जो बेसिस कभी चेंज नहीं हो, वो बेसिस सब में फॉलो हो, और उन बेसिस के आधार पे या उस बेसिस के बेस्ड आप क्या करो, प्लांट्स के जितने जनरल फीचर हैं उसके बेसिस पे आप उसको क्लासीफाई कर दो। तो यहाँ के बाद क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि भाई हमें प्लांट को क्या करना चाहिए, प्लांट का क्लासिफिकेशन करना चाहिए। तो यहाँ के बाद अब हम लोग प्लांट के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलो बच्चों, तो अब हम लोग प्लांट के क्लासिफिकेशन पे चल रहे हैं कि प्लांट के क्लासिफिकेशन, यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम मतलब कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो सिस्टम हमें ये सिखाएगा कि प्लांट्स को क्लासीफाई कैसे करना है। तो यहाँ पे बहुत सारा क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, समझिएगा, क्लासिफिकेशन सिस्टम। भाई क्लासिफिकेशन की जो भी स्टेटमेंट थी जो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, उसी को हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। और हमारे पास सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है वो आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है वो किनके द्वारा प्रपोज किया गया था, प्रपोज्ड बाय लिनियस। ये लिनियस के द्वारा प्रपोज किया गया था, और इनका जो मेन बेसिस था क्लासिफिकेशन करने का, मेन बेसिस था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। क्या था? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। आपको ये सब चीज क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ाया जाएगा। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ साथ इनके पास कुछ अदर बेसिस था, मेन बेसिस के अलावा अदर बेसिस भी था। अदर बेसिस में ये कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर को कंसीडर कर लिए थे, कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर को कंसीडर कर लिए थे। इसके साथ साथ इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी कंसीडर किया। तो सेक्सुअल कैरेक्टर और वेजिटेटिव कैरेक्टर ये दोनों अलग अलग है, और यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मेन बेसिस था। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो लिनियस ने पूरे लिविंग को दो किंगडम में बांटने की कोशिश किया। पूरे लिविंग को इन्होंने दो किंगडम में बांटा, एक का नाम था प्लांट और दूसरे का नाम था एनिमल। और वही यहाँ पे प्लांट का क्लासिफिकेशन आता है। इन्होंने प्लांट्स को फर्दर अगर देखा जाए तो एरिस्टोटल के हिसाब से तीन तरह के हर्ब्स, सब्स और ट्रीज, तीन पार्ट में प्लांट्स को बांटते हैं। एनिमल्स को एरिस्टोटल ने बांटा था। इन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पे लिनियस ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसीडर करके और प्लांट्स को कैसे बांटा। यहाँ पे प्लांट्स को उन्होंने दो ग्रुप में बांटना है, तीन ग्रुप में बनाया, एक हर्ब्स, एक श्रब्स और एक ट्रीज। ये चीज एरिस्टोटल भी बताए थे, और इसके अलावा उनके स्टूडेंट थियोफ्रेस्टस थे, उन्होंने भी बताया था। थियोफ्रेस्टस एक एडिशनल चीज मिला दिए थे, क्या? अंडर श्रब्स। ये लिनियस का क्लासिफिकेशन। लेकिन इस लिनियस के क्लासिफिकेशन में कुछ मेरिट और कुछ डिमेरिट था। मेरिट क्या था? मेरिट ये था कि उन्होंने बहुत सिंपल, या मान सकते हैं कि इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बेस्ड क्लासिफिकेशन दिया। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर
बेस्ड क्लासिफिकेशन दिया, और ये क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल था। आर्टिफिशियल के साथ साथ सेक्सुअल कैरेक्टर को माना गया था, इसीलिए ये सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी था। और आर्टिफिशियल के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है क्लैडिस्टिक, तो क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन में इसको आप कह सकते। डिमेरिट क्या था? डिमेरिट्स ये था कि इन्होंने गेव इक्वल वेटेज ऑफ बोथ मॉर्फोलॉजिकल, या यूं कह सकते हैं वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल कैरेक्टर। भाई वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर अलग अलग होता है, और आप दोनों को एक साथ मिला रहे हो, तो ये डिमेरिट होगा। इसके साथ साथ इन्होंने डज नॉट फॉलो फाइलोजेनी, फाइलोजेनी को भी इन्होंने फॉलो नहीं किया था। फाइलोजेनी की तो बात भी नहीं थी। इसके बाद हम लोग नेचुरल पढ़ेंगे, उसमें भी फाइलोजेनी फॉलो नहीं हुआ। मेन यही था कि इन्होंने इक्वल वेटेज दिया था किसको? वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को। ये लिनियस का क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हम लोग कहते हैं। चलो बच्चों, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग दूसरा नेचुरल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके द्वारा प्रपोज किया गया? प्रपोज्ड बाय, आपने पढ़ा ही होगा बायोलॉजिकल में, बेंथम एंड हूकर, बेंथम एंड हूकर, दो साइंटिस्ट थे। ये बेंथम एंड हूकर जो थे, ये दोनों क्यूरेटर थे। कौन थे? क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु वर्क्स इन बोटेनिकल गार्डन। जो पर्सन बोटेनिकल गार्डन में काम करता हो, ये पर्सन मतलब साइंटिस्ट हो गया, नॉर्मल नहीं। जो पर्सन या जो साइंटिस्ट बोटेनिकल गार्डन में काम करते हैं उनको क्यूरेटर कहा जाता है। और ये दोनों साइंटिस्ट ने मेन बेसिस के रूप में क्या माना? नेचुरल ऑब्जर्वेशन या नेचुरल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। नेचुरल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो भी उनको दिखा, उसके आधार पे उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। इसके अलावा और भी अदर भी बेसिस होगा। अदर बेसिस में उन्होंने नेचुरली जो भी देखा, जैसे सेल का इंफॉर्मेशन, जो भी सेल का इंफॉर्मेशन होगा, उस इंफॉर्मेशन को भी उन्होंने कंसिडर किया और उसके आधार पर उन्होंने क्लासिफिकेशन। लेकिन इनके पास भी कुछ मेरिट्स था और कुछ डिमेरिट्स था। मेरिट्स ये था कि इनका क्लासिफिकेशन सिंपल क्लासिफिकेशन था। सिंपल क्लासिफिकेशन के साथ साथ नेचुरल कैरेक्टर पर बेस्ड था। नेचुरल कैरेक्टर बेस्ड क्लासिफिकेशन था। बेस्ट क्लासिफिकेशन फॉर स्टडी या अदर यूज, किसी अदर यूज के लिए, स्टडी के लिए बेस्ट क्लासिफिकेशन, क्योंकि सिंपल क्लासिफिकेशन। लेकिन डिमेरिट ये था, डिमेरिट्स ये था कि इनके पास डज नॉट फॉलो द फाइलोजेनी। फाइलोजेनी को इन्होंने फॉलो नहीं किया। और इसके साथ साथ क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स kept into other groups, जो क्लोजली रिलेटेड था उसको अलग अलग ग्रुप में इन्होंने रख दिया। और नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म kept in between
जो कि बिल्कुल फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं करता था, फाइलोजेनी को फॉलो नहीं करता था, जो ऑलरेडी मैंने लिखा डज नॉट फॉलो फाइलोजेनी। ये कुछ डिमेरिट थे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। बहुत ज़्यादा यहाँ फोर्स नहीं देना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आता है। अगर इनको खूब अच्छे से पढ़ना है तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ेंगे तो ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, इसके अलावा आप मिल जाएगा। तो ये जो एनसीईआरटी ने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया उसके हिसाब से ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और इधर नेचुरल क्लासिफिकेशन। यहाँ के बाद हम लोग आर्टिफिशियल और नेचुरल के बाद मेन क्लासिफिकेशन जो कि आर.एच. व्हिटेकर सर ने प्रपोज किया था, जिसको हम लोग फाइलोजेनी कहते हैं, और इसके अलावा एनसीईआरटी ने कुछ अलग भी क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है, जैसे कि साइटोटैक्सोनॉमी, केमोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो उसके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। चलो बच्चों, हम लोग मेन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। मेन क्लासिफिकेशन कौन सा है? मेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, मेन क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम है फाइलोजेनेटिक। क्या नाम है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन प्रपोज किनके द्वारा किया गया था? प्रपोज कह लो या फेमस कह लो, इनके द्वारा किया गया था आर.एच. व्हिटेकर। और सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कब किया गया था? इन 1969 में। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का जो मेन बेसिस था, वो मेन बेसिस क्या था? फाइलोजेनी। मेन बेसिस क्या था? फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि आप कहाँ से डेवलप होके कैसे डेवलप होकर आए। तो ये मेन बेसिस, और आज दुनिया में सबसे सेलेक्टेबल, सबसे कंसिडरेबल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ही है। आज तक हम लोग इसी को कंसिडर करते आए हैं क्योंकि बेस्ट क्लासिफिकेशन था, चेंज होने वाला नहीं था। इसका बेसिस जो था वो एकदम बेस्ट था, इसीलिए चेंज नहीं हो पा रहा है और फाइलोजेनेटिक हम लोग आज तक कंसिडर करते आ रहे हैं। और फाइलोजेनेटिक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पूरा प्लांट्स जो है, पूरा प्लांट्स जो है वो पहले दो ग्रुप में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं क्रिप्टोगैमी और दूसरे को बोलते हैं फेनरोगैमी। फेनरोगैमी, क्रिप्टोगैमी और फेनरोगैमी। क्रिप्टोगैमी के अंदर नॉन फ्लावरिंग, क्रिप्टोगैमी में नॉन फ्लावरिंग प्लांट आते हैं और फेनरोगैमी में फ्लावरिंग प्लांट आते हैं। जिसके पास फ्लावर हो, फ्लावर में भी जिसके पास सीड हो। अब यहाँ पे अगर नॉन फ्लावरिंग को बांटा जाए तो तीन हो जाते हैं। एक को लिखते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, तीन ग्रुप हो गए। और फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर दो ग्रुप होते हैं। एक का नाम होता है जिम्नोस्पर्म, दूसरे का नाम होता है एंजियोस्पर्म। कुल मिला के प्लांट्स के 5 ग्रुप बनते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। हालांकि ये जो क्लासिफिकेशन था पीछे भी किया गया है। प्लांट की क्लासिफिकेशन ये एम्ब्रियोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा जिसमें एम्ब्रियो हो और नहीं हो, ट्रैकोफाइटा, ये ट्रैकोफाइटा। लेकिन सबसे बेस्ट प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है यही है फाइलोजेनेटिक के अकॉर्डिंग। तो हम लोग इस चैप्टर में जो प्लांट की क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं आधार पर पढ़ने वाले हैं, एक एक करके। तो अब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बाद हमारे पास कुछ अदर क्लासिफिकेशन भी था। अदर क्लासिफिकेशन सिस्टम के रूप में देखा जाए तो हमारे पास साइटोटैक्सोनॉमी है। साइटोटैक्सोनॉमी क्या कहता है? डील्स अबाउट सेल टैक्सोनॉमी, सेल के टैक्सोनॉमी। सेल के टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होगा? सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेगा, सेल के शेप के बारे में बात करेगा, सेल के नेचर के बारे में बात करेगा, सेल वॉल के बारे में बात करेगा। ये सब सेल टैक्सोनॉमी के अंदर आएंगे।
सेल की कंपोजिशन। दूसरी केमोटैक्सोनॉमी। केमोटैक्सोनॉमी मतलब बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, जैसे हार्मोन्स के बारे में बात करना या कुछ अदर केमिकल्स हो उसके बारे में, कोई बायोकेमिकल हो उसके बारे में, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन करना। और नेक्स्ट है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है बेस्ड ऑन नंबर, नंबर के आधार पे क्लासिफिकेशन करना। प्लांट्स कितने नंबर में है, एक कैरेक्टर के, एक बिहेवियर वाले प्लांट्स के कितने नंबर हैं, दूसरे बिहेवियर वाले प्लांट्स के कितने नंबर हैं, उस नंबर के आधार पे हम लोग अलग अलग असेसमेंट बना देते हैं, प्रोजेक्ट बना देते हैं, डाटाबेस इसको तैयार कर देते हैं कंप्यूटर में, और जितना नंबर आप उसमें फिल करेंगे वो नंबर के हिसाब से वो ग्रुप खुल जाएगा, और उस ग्रुप में जो भी प्लांट्स आएंगे उसके कितने कैरेक्टर है, क्या क्या कैरेक्टर है, वो सारा चीज़ में इंक्लूडेड रहेगा। तो ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है। केमिकल के आधार पे केमोटैक्सोनॉमी, और सेल के साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जितने होते हैं उसके आधार पे साइटोटैक्सोनॉमी। आपको जो भी पढ़ना है वो यही पढ़ना है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो मेन है। तो आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा, प्लांट्स के जनरल कैरेक्टर्स, और उसके साथ साथ आपने देखा क्लासिफिकेशन सिस्टम, कितने तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम है, और है तो और भी जो बायोलॉजिकल में पढ़ा दिया गया है। मेन यहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक के बारे में और कुछ अदर क्लासिफिकेशन के बारे में। इसके साथ साथ जो मेन क्लासिफिकेशन है इस पर हम लोग फोकस करेंगे, और मेन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लांट्स को क्लासीफाई करेंगे, और फाइनल से ये पता चलता है कि हमको प्लांट्स जो पढ़ना है वो इसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 मतलब 5 ग्रुप प्लांट्स के आते हैं, और इसी 5 ग्रुप को एक एक करके हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आगे के लेक्चर में हम लोग प्लांट के एक एक ग्रुप के बारे में एक एक करके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जैसे सबसे पहले थैलोफाइटा होगा, थैलोफाइटा का हम लोग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, एक बार जनरल इसके कैरेक्टर्स देखेंगे, और फिर फाइलोजेनी के आधार पे उस अलगी को, थैलोफाइटा को हम लोग डिवाइड करके फिर उसके ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब थैलोफाइटा को जो भी इंफॉर्मेशन दिया होगा एनसीईआरटी में, जो भी चीज़ें पढ़नी है वो सब एक एक ग्रुप करके हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग प्लांट्स के इंट्रोडक्शन और प्लांट्स की क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।